स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। आज बहुत देर से उठा था और सर भी भारी लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कितना भी कुछ भी कर ले, हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। इसी के चलते उसने दारू और सिगरेट की लत भी लगा ली थी। आज जब वो उठा तो बस यही दोहराता रहा, वो मुझे मार डालेगी। खैर, ये बात अनुज की। अनुज मिश्रा, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रिश्ता। वो घर में सबसे छोटा था। कहने को तो परिवार बहुत बड़ा था और खुशहाल भी। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर जब से उन्होंने पुराना वाला घर छोड़ा था और नए घर में शिफ्ट हुए, तब से आए दिन कोई ना कोई झगड़ा खड़ा ही हो जाता था। घर में मम्मी, पापा, बड़ा भाई, भाभी, अनुज और उसकी पत्नी, एक भतीजा और अनुज की बेटी, ये उनका परिवार था। पापा राकेश और मम्मी रीना ने अनुज को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था, क्योंकि वो घर का छोटा बेटा था। और इसी तरह भाई प्रेम और भाभी सोनाली भी अनुज का और उसकी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। किसी भी बात को लेकर परिवार के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार अपने आप बिखरने लगा? ऐसा क्या हुआ कि मंगल विला में शिफ्ट होते ही उनका अमंगल शुरू हो गया? चलिए कहानी पर फिर से लौटते हैं। बात ये थी कि आज जब अनुज को जगाया और जागते ही उसने ये बोला कि वो मुझे मार देगी, तो सब सहम से गए। सबको लगा कि ये कल की दारू का असर है और वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर किसी को क्या पता था कि ये दारू का असर नहीं है, बल्कि किसी और चीज का असर है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। किसी को पता नहीं था कि दूर खड़ा कोई उन पर नजर रखे हुए है और उनकी सभी गतिविधियों की जानकारी ले रहा है। सबको लगा अनुज डिप्रेशन में जा रहा है, जिसके कारण उसे ऐसे ख्यालात आते हैं। यूं कि वो हॉरर फिल्म्स या सीरियल भी बहुत ज्यादा देखता है। इसी के चलते ये मालूम करना कठिन था कि आखिर मसला क्या है। फिर सबके समझाने के बाद उसे थोड़ी हिम्मत आई और वो फ्रेश होने चला गया। ऐसे तो घर में झगड़े होते रहते थे, पर अनुज को इस तरह से पहली बार डरा हुआ सबने देखा था। अनुज जब फ्रेश होकर वापस आता है तो उसकी लाडली परी, उसकी बेटी, उसके सामने खड़ी होती है और प्रिया टिफिन लेकर आती है। वैसे तो अनुज 9:30 बजे घर से निकल जाता था, पर आज 10 बजने वाले थे, पर वो अपने घर पर था। उसने प्रिया से टिफिन लिया और वो चल पड़ा। उसने परी की ओर देखा तक नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुज इतना बदल गया? और वो कौन था या फिर कौन थी जो सब पर नजर रख रही है? चलिए आगे सुनते हैं। इन सब की नजर से दूर कोई मंगल मैंशन पे अपनी नजर टिकाए खड़ा है। आखिर कौन है वो, औरत या मर्द? ये थी सुनैना, अनुज की जिससे शादी होने वाली थी। और अनुज को कोई और लड़की पसंद थी, पर वो अपने परिवार के खिलाफ जा नहीं सकता था। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। पर वो शादी के दिन आया ही नहीं। सबने बहुत फोन किए, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अनुज की मम्मी ने सबको सब कुछ बता देना मुनासिब समझा और उन्होंने सारी बात सुनैना और उसके माता पिता को बता दी। ये सब सुनकर वो तीनों अंदर से टूट चुके थे। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? इसी ख्याल ने सुनैना के माता पिता को अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया था। अनुज के माता पिता ने सबसे माफी मांगी और सब मेहमान अपने अपने घर चले गए। अनुज के परिवार ने भी उन तीनों से तहे दिल से माफी मांगी और उनका परिवार भी अपने घर चला गया।
इस अपमान और बदनामी के डर से सुनैना के माता पिता ने उसी जगह आत्महत्या कर ली, उसी मंडप के नीचे, उसी जगह, उसी हवन कुंड में। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर सुनैना ने वचन लिया कि वो अनुज से बदला लेगी और उसे बर्बाद कर देगी। अगले दिन जब अनुज के परिवार को पता चला कि सुनैना के माता पिता ने आत्महत्या कर ली है, तो उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया और मंगल मैंशन में शिफ्ट हो गए। तो यह है अब तक की कहानी। चलिए अब आगे सुनते हैं। शाम को जब अनुज घर वापस लौट रहा था तो काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वो कुछ आगे ही गया होगा कि उसकी बाइक का पंचर हो गया। पता नहीं क्यों, पर आज सब संजोग होने वाली कुछ अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। थोड़ा आगे जाके उसने थोड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि सामने ही गैरेज था। पर जब उसने नीचे की ओर देखा तो उसे पता चला कि वो किसी बड़े से गोल कुंडले के बीच में खड़ा हुआ है। मानो जिसने भी इस चक्रव्यूह को रचा था उसने अनुज को भेद दिया हो। अब वो पूरी तरह से काले जादू की गिरफ्त में था। उसने देखा सामने गैराज है। वो वहां गया और उसने पंचर बनवाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही वो नॉर्मल सा बिहेव करने लगा और सबको लगा कि सब ठीक हो गया। पर जैसे ही अनुज डिनर करके उठा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। वो थोड़ा खड़ा हुआ, पर ये क्या, उसे उल्टी होने लगी, और वो भी खून की। खून भी कैसा? काला। जैसा नाम वैसा काम। उसे रातों रात अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसा तो कैसा जादू था ये कि पूरा खून ही काला हो गया। अस्पताल के बाहर कोई फोन पर बात कर रहा था, जितने भी पैसे हो सब के सब लगा दूंगा, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये अनुज के पिताजी थे, राकेश मिश्रा जी। तो दूसरी ओर उसका बड़ा भाई अस्पताल की ओर भाग दौड़ में लगा हुआ था। उसकी मम्मी से अनुज की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो घर पर ही बेहोश हो गई थी। सोनल भाभी भी माँ के पास वहीं घर पर ही ठहर गई। परी और प्रिया दोनों सुबह ही नानी के घर गए थे, क्योंकि प्रिया का भाई सामान खरीदने शहर आया था, तो सोचा कि बहन से मिलकर चला जाऊंगा। पर परी ने नानी के घर जाने की जिद की तो किसी ने नहीं रोका और वो दोनों सुबह ही आने वाले थे। इधर हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि खून पूरा काला पड़ चुका था। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा रोग है। फिर भी डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। हाँ, थोड़ा बहुत आराम भी था, क्योंकि उल्टियां होनी बंद हो गई थी, लेकिन खून तो अब भी काला ही था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से अनुज सो रहा था। बाद में डॉक्टर ने राकेश और प्रेम को बुलाकर कहा, ये बात बहुत गंभीर है और उतनी ही जटिल भी है। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस पहली बार देखा है, जहाँ पर पेशेंट में कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पूरा खून काला पड़ गया है। ये बीमारी हमारी समझ से परे है। इसमें हमारा अस्पताल कुछ नहीं कर सकता। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब खून में कुछ मिल जाए या किसी जंक फूड की वजह से खून में इन्फेक्शन हो जाए, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था और ऊपर से रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। आज की रात हम इसे अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, लेकिन कल सुबह रिपोर्ट आने के बाद आप इसे घर पर ले जा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद राकेश जी घर पर गए, क्योंकि घर पर रीना जी और सोनल अकेले थे। वो घर पहुंचे और राकेश ने रीना और सोनल को सब कुछ बताया। डॉक्टर की बातें कहते हुए राकेश जी और सुनते हुए रीना जी एकदम अंदर से टूट चुके थे, जैसे ठीक कुछ साल पहले सुनैना के माँ बाप टूट चुके थे। लगता था जैसे शुरुआत हो चुकी है, उसने अपना पहला दाव खेल लिया है। तो अब आगे क्या होगा, चलिए सुनते हैं। सुबह होते ही राकेश जी अस्पताल से निकल गए। वहां जाकर प्रेम से सब कुछ पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला कि पूरी रात अनुज सोया हुआ ही था। उसने अपना एक अंग भी नहीं फेरा और थोड़ी देर में वहां पर डॉक्टर आ गए। उसने सारे रिपोर्ट्स किए, पर वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। खून भी अब काला नहीं पर लाल हो चुका था। थोड़ी देर में अनुज उठा और उसने सबसे बात की। डॉक्टर ने उसे घर जाने के लिए रजामंदी भी दे दी। सब लोग घर पर पहुंच गए और अब सब खुश थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। परी और प्रिया भी वापस आ गए थे, पर किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। फिर अनुज से रहा नहीं गया और उसने ही प्रिया को सब कुछ बता दिया। सारा दिन बीत गया था। सब खुश थे, क्योंकि सब अच्छे से बीत रहा था। लेकिन अब रात के 12 बजने वाले थे। बाहर तेज बारिश
और बिजली कड़क रही थी। जैसे ही 12 बजे अनुज फिर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे प्लीज जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सब आवाजें सुनकर प्रिया की नींद उड़ गई और जब उसने देखा तो अनुज दीवार पर सिर पटक रहा था। प्रिया जब उसे रोकने गई तो अनुज ने उसे गले से पकड़कर हवा में टांग दिया और फिर बोला, तू इसे छुड़वाएगी मुझसे? तू 7 दिन, सिर्फ 7 दिन है तेरे पास, बचाना चाहती है तो बचा ले इसे। 7 दिन तेरे और 8वां मेरा। ये कहकर उसने प्रिया को छोड़ दिया और अनुज को कांच की टेबल पर पटक दिया। वो पूरा लहूलुहान हो चुका था, उसके पेट से लेकर गले तक कांच घुस चुके थे। प्रिया ने आवाज लगाई, प्रेम भाई, सोनल भाभी, पापा, मम्मी सब दौड़कर ऊपर चले आए। जब उन लोगों ने जाकर वहां देखा तो सबके मुंह फटे के फटे रह गए। प्रेम ने गाड़ी निकाली, राकेश जी ने अस्पताल में फोन किया और फिर से डॉक्टर रुस्तम ने ही फोन उठाया और इमरजेंसी के लिए आए। आखिर ऐसा क्यों? हर बार रात में ही कुछ क्यों होता है? क्या दिन में उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती है? सब एक भयानक मंजर से गुजर रहे थे। अगर शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा? और ये परिवार ऐसे ही एक एक करके मर जाएगा या फिर इन्हें कोई बचाने आएगा? काले जादू ने तो अब अपनी पकड़ बना ली, तो अब इन्हें कौन बचाएगा? है एक शख्स जो इस काल के चक्र को पलटेगा, जिससे मौत भी थर थर कांपती है। तो आखिर कौन है वो इंसान? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज को इमरजेंसी अस्पताल में ले जाया गया। सब हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर आए और बोले, सॉरी मिस्टर राकेश, आपका लड़का कोमा में चला गया है। अब हमारी कोई ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं होगा। आप सब लोग घर जा सकते हो, यहाँ पर रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। राकेश जी ने डॉक्टर से पूछा कि वो कब तक कोमा से बाहर आएगा। डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या फिर कभी नहीं। ये सुनकर पूरा परिवार रोने लगा। अब हालत गंभीर थे, इसलिए सबको घर पर छोड़ के राकेश जी और प्रेम ने वापस अस्पताल जाने का निर्णय लिया। सबको छोड़ के राकेश जी और प्रेम वापस आ रहे थे, तभी सामने उनकी कार के आगे एक बुढ़िया आ गई। प्रेम ने उस बुढ़िया को डांटा, फिर राकेश जी के समझाने पर वो लोग वापस चलने लगे। तभी उस बुढ़िया ने कहा, काला जादू। इतना सुनते ही वो दोनों ठहर गए। बुढ़िया फिर से बोली, काला जादू किया है तेरे लड़के पर, सिर्फ 7 दिन है तेरे पास। 8वें दिन वो उसे अपनी दुनिया में रख लेगी, जन्मों जन्म के लिए। ये सब सुनकर वो दोनों उस बुढ़िया के पास गए और उससे पूछा, आपको कैसे पता ये सब? तब उसने बोला, सुनैना को तो जानते होंगे तुम लोग, है ना? तुम्हारी वजह से उनके माँ बाप ने खुदकुशी की थी और उसी बात का वो बदला ले रही है। आप कौन हो? मैं मायावती, उसकी गुरु। तो आप उसे रोकती क्यों नहीं? राकेश जी ने कहा, वो जिंदा हो तो उसे रोको, वो मर गई। पर कैसे? आज से ठीक 9 महीने पहले, जब मुझे पता चला कि उसके काला जादू सीखने के पीछे बदले की भावना है, तो मैंने उसे निकाल दिया। शरीर के साथ उसकी शक्तियां सीमित थी, इसलिए उसने शरीर को त्याग करके जला दिया और वो अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसे रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन क्या अब इसे कोई नहीं रोक सकता? रोक सकता है ना। एक इंसान है जिस पर खुदा का भी हाथ है और मेरा भी। मेरा अपना बेटा अभिमन्यु, यहाँ से बहुत दूर और उसकी अपनी दुनिया में खोया हुआ, जो उसके सारे चक्रव्यूह को तोड़ सकता है और अनुज को उसकी दुनिया से वापस ला सकता है। सिर्फ वही है जो इस पूरी कहानी का अंत ला सकता है। मायावती जी की बातें सुनकर आज बहुत समय बाद उन लोगों में उम्मीद जागी थी, जिन्हें वो हर हाल में खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मायावती जी से एड्रेस लिया और अभिमन्यु को ढूंढने निकल पड़े। सुबह मंगल मैंशन में रीना जी और सोनल भाभी एवं प्रिया पूरी रात नहीं सोए थे, सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे और शायद उसी के चलते उन्हें यह ब्रह्मास्त्र मिल गया था। सुबह होते ही रीना जी को राकेश जी का कॉल आया और उन्हें मायावती जी की सारी बातें बताई और ये भी कहा कि वो लोग
अभिमन्यु को लेने जा रहे हैं। ये सब सुनकर वो लोग खुश हो गए। राकेश जी और प्रेम अभिमन्यु को ढूंढने निकल पड़े। वो नीलगिरी पर्वत को पूरा देखाए, पर वहाँ उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग अब नीलगिरी से काफी दूर निकल गए थे। थक कर वो लोग बैठ गए, पर जैसे ही सूर्यास्त हुआ, दो पहाड़ आपस में दरवाजे की तरह खुल गए। अंदर एक 30 साल का युवक अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। जैसे ही राकेश जी और प्रेम अंदर गए, वैसे ही उन्होंने बिना देखे कह दिया, क्यों, बेटे के लिए आए हो ना? जी गुरुजी, राकेश जी ने कहा, पर आने में देर कर दी। उसे दूसरी दुनिया में पहुंचे आज तीसरा दिन हो गया है। बाबा, हम बड़ी आस लेकर आए हैं आपके पास, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। दूसरी दुनिया में कैद अनुज को पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मानो जैसे कि वो किसी भूल भुलैये में फंस गया था। पहले दिन तो उसे काल कोठरी जैसा लग रहा था, क्योंकि वो शरीर में था, पर उसकी आत्मा पूरी तरह से इस दुनिया में नहीं आई थी। पर जैसे ही वो कोमा में चला गया, वो पूरी तरह से उस दुनिया में चला गया। या तो ये कहो कि वो पूरी तरह से उस दुनिया में आ गया, इसीलिए वो कोमा में चला गया। शाम ढलते ही इस दुनिया में अजीब सा कोलाहल मच जाता है। सैकड़ों लाशें एक साथ जमीन से निकलकर एक साथ रोती है। फिर कुछ लोग आते हैं और अपने में से ही कुछ लोगों को पका कर खाते हैं। उनकी खोपड़ियों को निकालकर उसका खून पीते हैं। पूरी रात वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, और सुबह होते ही सब गायब। एक खतरनाक मंजर, रोज इसी वारदात से गुजरना। मानो कि अब आंखों पर भरोसा करना मुश्किल था। उसने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो यहाँ से निकल भी पाएगा। क्या अनुज उस दुनिया से निकल पाएगा? क्या अभिमन्यु उसे इस चंगुल से छुड़ा पाएगा? चलिए आगे सुनते हैं। अभिमन्यु अब राकेश जी और प्रेम के साथ जा रहा है अनुज को बचाने के लिए। वो उनके घर गया, पर वहाँ उसे कुछ अजीब नहीं लगा। पर जब वो अस्पताल में दाखिल हुआ, उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ कि जैसे कोई अनुज के आस-पास घूम रहा है। वो अनुज के पास गया। अनुज का चेहरा पूरा काला पड़ गया था और आंखें भी अंदर धंस गई थी, जैसे कि कोई संकेत हो। अभिमन्यु ने राकेश जी से कहा, ये सब कितने दिनों से चल रहा है? राकेश जी ने कहा, तकरीबन 4 दिनों से। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बाद अनुज अपना शरीर छोड़ के प्रेत योनि में चला जाएगा। क्या अनुज को वापस लाने का कोई उपाय नहीं है? है एक रास्ता। मुझे भी उस दुनिया में जाना पड़ेगा उसे वापस लाने के लिए। इधर अनुज दूसरी दुनिया में बहुत परेशान हो रहा था। कभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती, तो कभी शैतानी हंसी। जो भी आता उसके पास उसे खंजर से घाव देके चला जाता। फिर दूजा कोई आता और उसके घाव पर नमक डाल देता। वो दर्द से तड़प रहा था, मौत की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब अभिमन्यु भी पूरी तैयारी में था, क्योंकि वो भी जानता था कि उसके पास समय बहुत कम है। पहले तो उसे घर में जाकर ये देखना था कि काले जादू का असर सिर्फ अनुज पर ही हुआ है या किसी और पर भी। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा। वो घर पर गया, पर सब खैरियत थी। काले जादू का असर सिर्फ और सिर्फ अनुज पर ही हुआ था। अब ये बात तो थी कि उसे पहले अनुज से संपर्क साधना होगा, क्योंकि उस दुनिया में अनुज कहाँ पर है ये जानना भी बहुत कठिन था। अभिमन्यु इसके लिए अस्पताल गया, पर डॉक्टर ने इन सब के लिए मना कर दिया। फिर एक बाप की लाचारी को देखते हुए उन्होंने हाँ कह दी। अब अभिमन्यु भी ध्यान लगाकर अनुज के बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु को एक काला साया दिखाई दिया। उसके पीछे वो चलता गया। बहुत आगे जाने के बाद वो रुक गया और अभिमन्यु भी रुक गया। पर ये क्या? सामने अनुज चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, प्लीज अभिमन्यु, मुझे बचा लो। क्या वो सच में अनुज ही था या कोई और? चलिए आगे सुनते हैं। अभिमन्यु अनुज के पास जाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि मैं तो अनुज को पहली बार मिल रहा हूँ। इससे पहले तो कभी अनुज को मैं मिला ही नहीं। फिर उसे मेरा नाम कैसे पता? जरूर ये कोई छलावा है। छलावा दरअसल प्रेत का ही एक रूप होता है, जिसे हम आंखों का भ्रम भी कह सकते हैं। वो असल में होता नहीं है, सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए होता है, ताकि वो हमें गुमराह करके अपना काम निकलवा सके।
अभिमन्यु को उस पे पूरा शक हो गया था। ये हो ना हो कोई और ही है। उसने अपने बैग से माला निकाली और अनुज पर फेंक दी। पर ये क्या, अनुज पल भर में राख बनकर उड़ गया। अब अभिमन्यु फिर से अनुज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। चलते चलते वो जंगल में आ गया। शाम हो चुकी थी। उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। जंगल में बहुत शांति थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। हवा में पत्ते लहरा रहे थे, उसकी आवाज आ रही थी। इन सब के बीच पता नहीं कैसे और कब उसकी आंख लग गई। पर यह क्या, अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की दिशा में जाने लगा। तभी वहां उसने देखा कि कुछ लोग 2-4 आदमी को मार रहे हैं और उसे मार मार कर मार डाला। फिर उसकी खोपड़ी निकाली और उसका खून पीने लगे। फिर सब ने मिलकर उन आदमियों को खाना समझ के उन्हें खा गए। ये सब देखकर वो चिल्ला उठा और मारने के लिए दौड़ा। वो देखता है कि उनकी तादाद तो बहुत बड़ी थी, इसलिए उसने सोचा कि भागने में ही भलाई है। जैसे ही उन सब ने आवाज सुनी, वो सब अभिमन्यु को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। अभिमन्यु अब भागकर थक गया था, फिर भी वो दौड़ता जा रहा था, क्योंकि अगर वो रुक गया तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उसे मार डालेंगे। पर अब वो क्या करे? वो यही सब कुछ सोच रहा था कि कुछ लोग उसके पास आ गए। वो जमीन पर गिर गया। तभी एक इंसान तूफान की तरह मशाल लेकर उसके सामने आया और उन सबको वहां से हटा दिया। फिर अभिमन्यु को उस सीमा के पार ले गया जहां वो लोग उस तक नहीं पहुंच सकते थे। कौन था ये आदमी और क्यों वो प्रेत सीमा के उस पार नहीं जा सके? चलिए आगे सुनते हैं। वो उस आदमी के साथ सुरक्षित जगह पर चला जाता है। जब सारा मामला शांत हो जाता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं जिसने उसे बचाया, वो खुद अनुज ही था। फिर अभिमन्यु ने अनुज से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो प्रेत यहाँ नहीं आ सकते? अनुज ने बताया कि एक दिन वो भी इसी तरह प्रेतों को देखकर चिल्ला उठा था और प्रेत उन्हें मारने के लिए उसके पीछे दौड़े थे। तब मैं दौड़कर यहाँ आ गया था। पता नहीं, पर वो लोग ये जो पत्थर है उसकी सीमा के पार आ ही नहीं पाए। तभी मैं समझ गया कि शायद वो लोग इस पार नहीं आ सकते। और वो मशाल, वो भी असली थी। ये छलावे की आग से अलग होती है, इनसे वो प्रेत डरते हैं। फिर अभिमन्यु ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं अनुज, और मुझे यहाँ तुम्हारे पापा और बड़े भाई ने भेजा है तुम्हें वापस उस दुनिया में ले जाने के लिए। इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे आज अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। वो उन सबको कितना गलत समझता था। फिर वो पेड़ के टेके से बैठ गया और बस रोता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने कहा, मैं अभिमन्यु तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता निकालेंगे और फिर से अपनी दुनिया में जाएंगे। तुम हिम्मत से काम लो, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। देखो, हमारे पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए, वरना हम दोनों हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। कुछ सोचते हुए अभिमन्यु बोला, ये पत्थर से रेखा खींची गई है। अनुज ने बोला, हाँ तो क्या? अभिमन्यु ने बताया कि इसका मतलब कोई इस जगह की रखवाली करता है जो इन प्रेतों से लड़ सके, और वही इंसान हमें इस दुनिया से बाहर भी ले जा सकता है। अब बस हमें उस आदमी को ढूंढना होगा कि आखिर वो हमें कहाँ मिलेगा। वो दोनों उस आदमी को ढूंढने निकल पड़े, पर उन्हें कहीं कोई नहीं मिला। अब शाम ढल चुकी थी और रात होने वाली थी। पता नहीं फिर से कौन सी बला आ भटके। इससे अच्छा जहाँ थे वहीं रहे, ये सोचकर वो दोनों वापस आ गए। जैसे ही रात हुई, पेड़ों ने अपनी जगह बदल दी और आसमान जो अभी तक अंधकार में डूबा हुआ था, उसमें चांद दिखाई देने लगे। तारे जगमगाने लगे, मानो कोई इंसान सोते हुए ख्वाब देख रहा हो। और सामने से पेड़ों ने जो जगह की थी, उनमें से घुड़सवार निकले। सबके पास सफेद घोड़े थे और हाथ में मशाल थी, मानो कि यही इस दुनिया के रखवाले थे। ये 7 घुड़सवार कौन थे और क्या अब अनुज और अभिमन्यु इस दुनिया से बाहर निकल जाएंगे? चलिए आगे सुनते हैं। वो 7 घुड़सवार आए, घोड़े से नीचे उतरकर पेड़ के पीछे चले गए
अभिमन्यु और अनुज उनसे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। इसके लिए उन्होंने उन सब का पीछा किया और उनके पास चले गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अनुज की आप बीती उन्हें सुनाई। तब उन्होंने कहा कि वो पहले से जानते थे कि तुम लोग हमारे पास जरूर आओगे। ये खुलासा करके उन्होंने आगे की बात करते हुए कहा, हम इस दुनिया की देखभाल करते हैं। हम भी पहले इंसान बने थे, बड़ी खुशी से रहते थे और अपना काम किया करते थे, पर अपनी लालच की वजह से हम लोगों ने काला जादू करना शुरू कर दिया था। पहले तो काले जादू ने हमें सब कुछ दिया। एक दिन हमारे काले जादू में बहुत बड़ी गलती हो गई और हम इस दुनिया में फंसे रह गए। हम बाहर जाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन हम कभी नहीं जा पाए। और जिस दिन हम इस दुनिया से बाहर निकले, लोगों ने हमें मरा हुआ समझ लिया और हमारे शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया। जबकि हमारे पास काले जादू का ज्ञान और अच्छाई की शक्ति दोनों ही थी। हमने सोचा कि हम तो भले लोग हैं और हम इस दुनिया में फंस गए हैं। अब हम दूसरे लोगों को यहाँ से निकलने में उनकी मदद करेंगे और तब से लेकर आज तक हम इस दुनिया की रक्षा करते हैं। हमें इस दुनिया में भटकते हुए ये 7 घोड़े और मशाल मिले जो इस दुनिया की रक्षा करते हैं और हर 50 साल बाद ये बदल जाते हैं। हम यहाँ से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया में जा तो सकते हैं, लेकिन किसी और को इस दुनिया से बाहर नहीं ले जा सकते। हम रास्ता जरूर दिखा सकते हैं और उस तक पहुँचने के रास्ते तक ले जा भी सकते हैं, पर मुसीबतें तुम्हें खुद सहन करनी होगी। वहाँ से बाहर तुम्हें खुद ही निकलना होगा। अब धीरे धीरे अस्पताल में अनुज के शरीर का रंग और काला पड़ता जा रहा था, मानो कि कोई अनुज को जीते जी जला रहा हो। सब लोग अनुज का ये शरीर देखकर हैरान हो चुके थे। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या अनुज फिर से इस दुनिया में हमारे पास वापस आ पाएगा या फिर हमेशा के लिए काली दुनिया में ही रह जाएगा। चलिए हम भी जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनमें से जो पहला घुड़सवार था वो नक्शे का रक्षक था। वो पहले उन लोगों के बारे में जानना चाहता था ताकि बुरे प्रेत इस दुनिया से बाहर न जाए। अनुज ने अपनी पूरी कहानी बताई और उसे सच्ची लगी, इसलिए वो सब नक्शा लेकर उनके साथ गए और आगे जाके एक पेड़ आया। वहां से दूसरा नक्शा निकालकर उन दोनों को दे दिया और साथ में ये भी कहा कि याद रहे, ये छलावे की दुनिया है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वो होता है। वो दोनों नक्शा लेकर वहां से निकल गए। वो दोनों बहुत दूर तक चलते रहे। फिर जाके एक पेड़ आया तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और बाद में आगे चले जाएंगे। ये सोचकर वो दोनों थोड़ी देर वहीं विश्राम करने के लिए रुक गए, पर जब उनकी आंखें खुली तो वो किसी बड़ी चट्टान पर थे। वो दोनों डर गए और सहमे से रह गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी उन्हें याद आया कि जो दिखता है वो होता नहीं और अभिमन्यु ने अनुज को बोला, छलांग लगा दो। अनुज ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ से छलांग लगाएंगे तो हम मर जाएंगे। फिर अभिमन्यु ने कहा, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर दोनों ने साथ मिलकर छलांग लगाने का सोचा। अभिमन्यु ने कहा, मेरे 3 गिनते ही हम साथ में छलांग लगाएंगे। हाँ, पर ये बात याद रहे कि किसी भी हाल में हम दोनों का हाथ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? 1, 2, 3 और दोनों ने साथ में छलांग लगा दी। पर ये क्या, वो दोनों जैसे ही नीचे गिरे वो दोनों किसी पेड़ पर जाकर रुक गए। उन्होंने नीचे देखा तो वो वहीं पहुंच चुके थे जहां वो दोनों आराम कर रहे थे। वो दोनों खड़े हुए और आगे निकल गए। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया तो उन्होंने उसमें से पानी खींचकर थोड़ा पानी पी लिया और मुंह हाथ भी धो लिए ताकि थकान कम हो जाए। आज 1.5 दिन बाद उन्होंने पानी पिया था। वो सोच रहे थे कि बस अब कहीं से कुछ खाने को मिल जाए और वो दोनों आगे चल दिए। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उसमें अमरूद लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अमरूद तोड़ा, पूरे जंगल में खलबली मच गई। धरती घूमने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या अब वो उस जंगल से बाहर निकल पाएंगे? चलिए सुनते हैं। देखते ही देखते पूरा जंगल सिकुड़ गया और उन्हें बहुत ऊंचे उछाल दिया। जब ये चक्रवात थम गया तब वो एक तालाब के किनारे थे। अब वो तालाब पार करके ही उस ओर जा सकते थे।
तो उन्होंने एक नौका बनाई और वो तालाब में गए। पर ये क्या, वो जैसे ही तालाब में गए, तालाब के प्रेत जिंदा हो गए और उन पर तराप मारने लगे। जैसे तैसे करके वो उनसे बचे और आगे बढ़े। आगे जाके उन्हें तालाब का किनारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर की लकीरें भी है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका सहारा लिया जाए। वो दोनों पत्थर पे पैर रखकर अंत तक पहुंच गए। लगता है जैसे इस कहानी का अंत आ ही जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आगे जाकर एक गुफा आई। उसमें बहुत सारे दरवाजे थे और एक ही चाबी थी। इसका मतलब उन्हें सही दरवाजे का चयन करना पड़ेगा ताकि वो बाहर जा सके। इसीलिए उन्होंने अपने आसपास देखा। उन सब दरवाजों पर एक अजीब सा चिन्ह था, सिवाय किसी एक दरवाजे के। वो समझ चुके थे कि यही वो दरवाजा है। उन्होंने वो चाबी ली और उसमें लगाई। जैसे ही वो दरवाजा खुला, एक लंबी सुरंग थी और अंदर बहुत अंधेरा था। वो अंदर गए। उनके पैर रखते ही सुरंग दौड़ने लगी और उनके पीछे प्रेत पड़ गए। वो दोनों भी दौड़ने लगे। तभी उन्हें वो 7 फरिश्ते याद आए। अभिमन्यु ने उन्हें याद किया और एक रोशनी हुई। उस रोशनी में उन्हें वो 7 फरिश्ते दिखाई देने लगे। उन्होंने अभिमन्यु को कहा, बेटा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। यही वो सुरंग है जो तुम्हें इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाएगी। इधर अनुज की माता पिता भी अभिमन्यु और अनुज के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें लौटने में अब सिर्फ 1 ही घंटा बाकी था। सब तैयारी हो चुकी थी। अब सिर्फ 1 घंटे के बाद वो इन दोनों का अग्नि संस्कार करने वाले थे। अभिमन्यु और अनुज दौड़ रहे थे। वो प्रेत भी उनके पीछे थे। एक प्रेत ने अनुज को पकड़ा और उसे नोचने लगा। अभिमन्यु ने जैसे तैसे उसे छुड़वाया। अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। मानो कि प्रेतों ने उन दोनों को पकड़ ही लिया था। तभी अभिमन्यु को दरवाजा दिखा और उसने छलांग लगा दी और वो अपने शरीर में वापस लौट आया और उसके पीछे पीछे अनुज भी वापस लौट आया और दोनों खड़े हो गए। अब अनुज फिर से पहले जैसा हो गया था और अब अभिमन्यु भी अपनी राह पर दोबारा चल दिया। आज इस बात को बीते हुए 1 साल हो गया और अब सब खुशी से रह रहे हैं। अब मंगल विला में सच में सब मंगल ही मंगल है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी भूतिया कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।